जब भी हम किसी स्टेशनरी की दुकान से भारत का एक राजनीतिक नक्शा खरीदते हैं ना, तो अक्सर उन रंग बिरंगी रेखाओं को बहुत ही स्थायी मान लेते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि जो राज्य जहां दिख रहा है वो हमेशा से वही था और हमेशा वही रहेगा। हाँ, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस पूरी धारणा को एकदम बदल के रख देगा। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो भारत के संविधान के भाग 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र पर आधारित है। जी, और इसमें हम विशेष रूप से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। सही कहा। इस चर्चा का हमारा मिशन ही यही है कि देश की जो भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं होती हैं वो कानूनी रूप से कैसे तय होती हैं, इसे समझा जाए। जब मैं इन स्रोतों को गहराई से पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि यह सिर्फ किसी कानूनी किताब की सूखी भाषा बिल्कुल नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे देश के नक्शे के बनने और उसके लगातार बदलने की एक बहुत ही जीवंत कहानी है। और ये विषय जितना ऐतिहासिक है, आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे लगता है कि इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमें सीधे संविधान के पहले पन्ने की ओर चलना चाहिए। अनुच्छेद 1 ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा से शुरू होता है। इसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बिल्कुल। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि संविधान की शुरुआत ही देश के नामकरण से होती है, और वो भी 2 आधिकारिक नामों के साथ, इंडिया और भारत, और दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। देखिए, इस एक पंक्ति के पीछे ना संविधान सभा में हुए बहुत लंबे विचार विमर्श का इतिहास छिपा है। कुछ सदस्य चाहते थे कि देश का पारंपरिक नाम भारत ही रखा जाए क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वहीं कुछ का तर्क था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर विदेशी संधियों में, देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक विश्व के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक संतुलन बनाया गया और दोनों नामों को स्वीकार कर लिया गया। ये संतुलन वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस पंक्ति में जो अगला हिस्सा है उसमें मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। अनुच्छेद 1 में साफ कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हाँ? इसे राज्यों का महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है। अध्ययन सामग्री से ये एकदम साफ हो जाता है कि ये कोई शब्दों का हेरफेर नहीं है। इसके पीछे एक ठोस राजनीतिक दर्शन है। ये मैं कहूंगा कि पूरे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण फैसले से एक है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें तो वहां का मॉडल एक फेडरेशन का मॉडल है। मतलब वहां राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया था। बिल्कुल, अलग अलग स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर एक केंद्र सरकार बनाई, इसलिए उसे यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। लेकिन भारत के मामले में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। भारत एक संपूर्ण राष्ट्र पहले है जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भारत के किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का यानी सेसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। देश की एकता अटूट है। एकदम सटीक बात है। और इसी अनुच्छेद 1 में यह भी बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आखिर क्या क्या शामिल होगा। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, राज्यों के अपने क्षेत्र, दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा हिस्सा बहुत ही दूरदर्शी है, वे क्षेत्र जो भविष्य में अधिग्रहित किए जाएं। ये तीसरी श्रेणी ना मुझे बहुत ही रणनीतिक लगी। मतलब संविधान बनाने वालों को पहले से पता था कि भारत का विस्तार हो सकता है, और जब मैं स्रोतों में आगे बढ़ी तो यही बात मुझे सीधे अनुच्छेद 2 की तरफ ले गई। हाँ, अनुच्छेद 2 इसी बात का प्रावधान करता है कि अगर बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। बिल्कुल, अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर किसी भी बाहरी क्षेत्र या देश को भारत संघ में शामिल कर सकती है। यहाँ ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि अनुच्छेद 2 केवल उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो पहले से भारत के राजनीतिक नक्शे का हिस्सा नहीं है। इसी संदर्भ में स्रोतों में जो सिक्किम का उदाहरण दिया गया है वो बहुत शानदार है। 1975 से पहले सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य नहीं था। जी, उनका अपना एक राजशाही ढांचा था, चोग्याल का शासन था वहां। हाँ, लेकिन जब वहां के लोगों ने लोकतंत्र और भारत के साथ पूरी तरह जुड़ने की मांग की तो इसी अनुच्छेद 2 की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे भारत का हिस्सा बनाया गया। सही कहा, वहां बाकायदा एक जनमत संग्रह हुआ था। उसके बाद भारतीय संसद ने कानून बनाकर सिक्किम को 1975 में भारत संघ का पूर्ण राज्य बना लिया।
करता है जो भारत के घर के अंदर पहले से मौजूद हैं बिल्कुल। और वे घर छोड़कर नहीं जा सकते। और अनुच्छेद 2 बाहर से आने वाले नए सदस्यों के लिए घर के दरवाजे खोलता है। लेकिन स्रोतों का जो अगला हिस्सा है, अनुच्छेद 3, वो सच में मुझे हैरान करने वाला लगा, क्योंकि ये घर के अंदर की दीवारों को ही खिसकाने की बात करता है। ये संविधान का सबसे गतिशील हिस्सा है। अनुच्छेद 3 देश के अंदर का नक्शा बदलने की शक्ति संसद को देता है। और ये शक्ति बहुत विशाल है। स्रोतों के अनुसार संसद कानून बनाकर किसी राज्य से कुछ हिस्सा अलग करके नया राज्य बना सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला सकती है, सीमाएं बदल सकती है, क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकती है और यहाँ तक कि नाम भी बदल सकती है। बिल्कुल, संसद एक कानून पास करके राज्यों की शक्ल सूरत पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त भी तो है ना, संसद को संबंधित राज्य की विधानसभा से उनकी राय लेनी होती है। यहीं पर स्रोतों ने एक बहुत बड़ा तथ्य सामने रखा है। संसद को राय लेनी तो जरूर है, ये एक औपचारिकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यही हमारे संविधान की अनोखी विशेषता है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में केंद्र सरकार राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमाओं को छू भी नहीं सकती। और भारत में अगर राज्य विधानसभा कहे कि हम विभाजन नहीं चाहते, तब भी संसद चाहे तो नया राज्य बना सकती है। हाँ, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आजादी के बाद भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग उठ रही थी। अगर राज्यों को वीटो पावर दे दी जाती तो प्रशासनिक पुनर्गठन कभी हो ही नहीं पाता। और इसके परिणाम हमने इतिहास में देखे हैं। साल 2000 में संसद ने बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया। और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण भी इसी का उदाहरण है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विरोध किया था, लेकिन संसद राज्य की राय से बंधी हुई नहीं थी। इस पूरी व्यवस्था को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सटीक वाक्य है, भारत एक अविनाशी संघ नाशवान राज्यों का है। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब देश कभी टूट नहीं सकता, लेकिन राज्यों की सीमाएं और अस्तित्व परिवर्तनशील हैं। एकदम सही। अब एक सवाल दिमाग में आता है, किसी राज्य की सीमा बदल देना या नया राज्य बनाना बहुत बड़ा बदलाव है, तो क्या इसके लिए किसी बहुत जटिल कानूनी प्रक्रिया या बड़े संविधान संशोधन की जरूरत होती है? इसी सवाल का जवाब हमें अनुच्छेद 4 में मिलता है। ये एक पूरक अनुच्छेद है जो इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। हाँ, मैंने पढ़ा कि इसमें अनुच्छेद 368 का जिक्र है। देखिए, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, जिसमें विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि नए राज्य बनाने वाले कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि नए राज्य बनाने के लिए भारी भरकम विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। इसे संसद में केवल एक साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। सिर्फ साधारण बहुमत, मतलब जितने सांसद मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनके आधे से एक ज्यादा वोट चाहिए, बस इतना ही। ये तो बहुत बड़ा कानूनी शॉर्टकट है। और स्रोतों में ये भी है कि जब नया राज्य बनता है तो पहली और चौथी अनुसूची में अपने आप बदलाव हो जाता है। हाँ, पहली अनुसूची में राज्यों की सूची है जिसे अपडेट करना पड़ता है, और चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ी है। नया राज्य बनेगा तो सीटें बटेंगी। अनुच्छेद 4 ये व्यवस्था करता है कि साधारण बहुमत से पास हुआ कानून इन अनुसूचियों में स्वतः संशोधन कर देता है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है ऐसे, ताकि प्रशासनिक बदलावों में बेवजह की कानूनी अड़चनें ना आए। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का अटूट संघ है, अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को शामिल करना, अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों की सीमाएं बदलना और अनुच्छेद 4 इन बदलावों का साधारण बहुमत से संभव होना। बिल्कुल, और श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि हम जो नक्शा आज देखते हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है। ये प्रशासनिक सुविधा और लोगों की आकांक्षाओं के साथ बदलता रहा है। हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। सच में एक बेहतरीन नजरिया है। लेकिन आज की चर्चा समाप्त करने से पहले एक बहुत विचारोत्तेजक सवाल उभर कर आता है। चूंकि संसद के पास अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं को बिना उनकी बाध्यकारी सहमति के बदलने की असीमित शक्ति है, तो ये भविष्य में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के संतुलन को किस तरह प्रभावित कर सकता है? क्या ये एक मजबूत केंद्र की निशानी है या राज्यों के अस्तित्व पर एक स्थायी प्रश्न चिन्ह है? ये एक ऐसी बहस है जिस पर हर नागरिक को खुद विचार करना चाहिए।
इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम श्रोताओं को यहीं छोड़ते हैं ताकि वे इस पर मंथन कर सकें। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।